दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी कर दिया। उद्धव गुट की शिवसेना के सांसद सुनील प्रभु ने 23 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी थी। याचिका में उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले 16 बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता मामले पर जल्द फैसला लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को निर्देश देने की मांग की थी। दरअसल जून 2022 में महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के कई विधायकों ने पार्टी से अलग होकर राज्य में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इसी साल 2023 में ही 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे सरकार को राहत देते हुए उद्धव सरकार का इस्तीफा जो उन्होंने दे दिया था उसको रद्द करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने शिवसेना के 16 बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय को इस संबंध में आज नोटिस जारी करते हुए सिर्फ 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। उद्धव ठाकरे गुट के जो सांसद हैं सुनील प्रभु जी, उन्होंने याचिका में कहा है कि विधानसभा स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के दिए गए फैसले के बाद भी अयोग्यता याचिका पर फैसला जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। पूरा घटनाक्रम मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल जून महीने में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था, जिस वजह से जो महाविकास अघाड़ी की सरकार थी वो गिर गई थी। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल थी। शिंदे के विद्रोह के बाद शिवसेना में विभाजन हो गया था, आपको पता ही होगा। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 40 बागी विधायकों के समर्थन से बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी और खुद मुख्यमंत्री बने। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो उप मुख्यमंत्री बने थे। इसी साल सीजीआई चंद्रचूड़ साहब की जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी उसने फैसला सुना दिया था कि शिंदे सीएम बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट से पहले अगर इस्तीफा न देते तो उनकी सरकार को बहाल किया जा सकता था। कोर्ट ने अपने फैसले में 5 बड़े सवालों के जवाब दिए। इनमें 4 पॉइंट उद्धव ठाकरे के पक्ष में गए, सिर्फ एक सवाल उद्धव के पक्ष में नहीं गया, जिसके कारण उनकी सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता। एक एक करके 5 पॉइंट बताएंगे, जिनमें से 4 उद्धव गुट के समर्थन में गए थे और एक की वजह से उनकी सत्ता में वापसी नहीं हो सकती। सबसे पहला तो था राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला, वो गलत था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको पता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी वाली सरकार चल रही थी। तभी 21 जून 2022 को शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे ने 15 विधायकों के साथ बगावत कर दी। खुद एक वो थे, 16वें खुद थे, और यहीं से पूरी कहानी की शुरुआत हो गई। एक हफ्ते बाद ही यानी 28 जून को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बहुमत साबित करने के लिए कहा। शिवसेना ने राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। उसी समय की बात ही है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ थी उसने राज्यपाल का जो ये शपथ दिलाने का जो ये फैसला था, फ्लोर टेस्ट का जो फैसला था, इसके ऊपर क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जून 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश नियम के तहत नहीं लिया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव की कोई बात नहीं की। राज्यपाल के पास सरकार के विश्वास पर संदेह करने के लिए कोई ठोस जानकारी नहीं थी, यानी न तो उनके पास कोई चिट्ठी थी और न ही कोई ज्ञापन था। यह भी संकेत नहीं थे कि विधायक समर्थन वापस लेना चाहते। अगर यह मान भी लिया जाए कि विधायक सरकार से बाहर होना चाहते थे, तब उन्होंने केवल एक गुट का ही गठन किया था। ऐसे में फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टी की आपसी कलह सुलझाने में नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा था कि न तो संविधान और न ही कानून राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और पार्टी के अंदर होने वाले विवादों में भूमिका निभाने का अधिकार देता है। राज्यपाल एक खास नतीजा निकलवाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीधे तौर पर राज्यपाल का जो फैसला था फ्लोर टेस्ट बुलाने का, वो गलत सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया था। पहला पॉइंट ये था जो उद्धव ठाकरे के पक्ष में गया था, शिंदे के अपोजिशन में गया था। दूसरा होता है चीफ व्हिप, उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सबसे पहले आसान भाषा में हम आपको बता देते हैं कि चीफ व्हिप होता क्या है। दरअसल किसी पार्टी के सिंबल पर जीतकर कोई भी विधायक अगर आता है तो वो अपनी मर्जी से विधानसभा के भीतर फैसले नहीं ले सकता। किसी मुद्दे या परिस्थिति में उसे क्या करना है ये उसकी पार्टी तय करती है। इसके लिए पार्टी औपचारिक रूप से आदेश जारी करती है, जिसे व्हिप कहते हैं। व्हिप क्या होगी, कब जारी किया जाएगा, किन मुद्दों पर जारी किया जाएगा, इसे तय करने के लिए पार्टी अपने विधायकों में से जो मोस्टली सीनियर विधायक होते हैं उसको चीफ व्हिप नियुक्त करती है, वही आदेश जारी करता है। पार्टी में दलबदल या फूट के समय इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी पार्टी को विधानसभा के अंदर विधायक दल का नेता या चीफ व्हिप नियुक्त करना ही होता है। महाराष्ट्र संकट के समय जब शिवसेना में फूट पड़ी तो शिवसेना ने व्हिप जारी कर सभी विधायकों को बैठक में पहुंचने का निर्देश दिया।
इसके बाद बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के चीफ व्हिप को अवैध बता दिया। शिंदे गुट राजनीतिक दल न होते हुए भी भरत गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त कर देता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी बता देते हैं। गोगावले को शिवसेना पार्टी के चीफ व्हिप के रूप में नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध था। व्हिप को पार्टी से अलग करना ठीक नहीं है। सिर्फ विधायक तय नहीं कर सकते कि पार्टी का चीफ व्हिप कौन होगा। स्पीकर को 3 जुलाई 2022 को विधायक दल में 2 गुटों के उभरने के बारे में पता चला था, जब उन्होंने एक नया व्हिप नियुक्त किया था। स्पीकर ने यह पहचानने का प्रयास नहीं किया कि 2 व्यक्तियों प्रभु या गोगावाले में से कौन सा राजनीतिक दल द्वारा ऑथोराइज्ड व्हिप है। स्पीकर को सिर्फ राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त व्हिप को ही मान्यता देनी चाहिए थी और उन्होंने शिंदे गुट के जो गैरकानूनी तरीके से व्हिप नियुक्त करे उनको मान्यता दे दी, जिसके चलते उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर उसी समय फैसला नहीं हो पाया। तीसरा है विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला, यानी कि जो बागी विधायक हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा, इसके ऊपर फैसला। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी एकनाथ शिंदे समेत 15 विधायकों की बगावत से। इनका फैसला होना फिलहाल बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वह शिंदे और 15 अन्य विधायकों को पिछले साल जून में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने के लिए खुद अपनी तरफ से अयोग्य ठहरा नहीं सकता। अब अधिकार ये स्पीकर के पास ही है। जब तक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस पर फैसला नहीं सुना देती तब तक स्पीकर को ही फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तय सीमा के अंदर इसका निपटारा करने के लिए भी कहा था। महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा स्पीकर बीजेपी के राहुल नार्वेकर हैं। बागी विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा इन्हीं के पास और इसको वो लटकाए हुए हैं। इसी के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के थ्रू अब दबाव बनाया जा रहा है कि देखिए कोई फैसला लीजिए, आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। रिजल्ट आपको पता ही है, बहुत ही मुश्किल है उनको कंटिन्यू करना, डिस्क्वालीफाई उनको करना ही होगा, इसीलिए तो एनसीपी को तोड़ा गया है। तो ये जो तीसरा मुद्दा था ये भी उद्धव ठाकरे के गुट के जो है उसके पक्ष में गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। चौथा मुद्दा, उस पर भी बात कर लेते हैं। नवाब रेबिया मामले पर बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने के दौरान स्पीकर नहीं थे। कानून के मुताबिक स्पीकर न होने पर उनके सभी संवैधानिक काम डिप्टी स्पीकर करते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के नरहरी जिरवाल डिप्टी स्पीकर थे उस समय। राजनीतिक चलन के मुताबिक आमतौर पर स्पीकर अपनी ही पार्टी को फायदा पहुंचाने वाले फैसले लेता है। महाराष्ट्र में यही आशंका थी, तभी एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले नवाब रेबिया केस का सहारा लेकर स्पीकर की इस ताकत पर रोक लगा दी। इसमें सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ फैसला दे चुकी है कि विधानसभा स्पीकर उस सूरत में विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते जब स्पीकर को हटाने की पूर्व सूचना सदन में लंबित है। तो वो अलग हो गए थे, तो उन्होंने स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यानी स्पीकर तब अयोग्यता की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सके, उनके ऊपर खुद ही प्रस्ताव उनको हटाने का लंबित हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। नवाब रेबिया मामले की जो है इस पूरे मामले की एक बड़ी बेंच को उन्होंने भेज दिया है, उसी समय भेज दिया था, इसका चल रहा है अभी तक। ये बेंच रिव्यू करेगी कि अगर किसी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है तो क्या वो दल बदल कानून के तहत विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सभी मामलों में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये डेफिनेटली उद्धव ठाकरे गुट के ही पक्ष में जाएगा, यहाँ भी शिंदे मार खाएंगे। पांचवा पॉइंट जिसके कारण उनकी सरकार नहीं बच चुकी थी और इसके कारण अब तक ये झमेला चल गया, एनसीपी को भी तोड़ना पड़ गया, वो है एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले इस्तीफा दे दिया। ऐसी स्थिति में यानी कि जून 2022 वाली स्थिति जो पहले की थी वो हम उसको बहाल नहीं कर सकते, इसलिए राज्यपाल की ओर से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के समर्थन से शिंदे को शपथ दिलाने के फैसला उन्होंने उचित ठहरा दिया। ये पूरा घटनाक्रम हुआ था सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई थी। तो इसमें एक मुख्य पॉइंट ये था जो अटका हुआ है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को पता भी है कि स्पीकर को आखिरकार निर्णय क्या लेना है। अगर स्पीकर निर्णय नहीं लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले लेगा, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने पार्टी को तोड़कर अपने विधायकों को पहले कहीं और बैठाया, फिर गुवाहाटी लेके भाग गए, फिर होटल में रखा उनको, ये तमाम प्रक्रिया है ये पार्टी के कानूनों के कहीं ना कहीं इलीगल कानून के तहत उनको डिस्क्वालीफाई होना ही होगा। और इसी का अंदाज़ा लगाकर इसी का स्पीकर इसलिए इस मुद्दे को पेंडिंग रखा हुआ है कि किसी न किसी तरह से हम ये जुगाड़ कर लें कि हमारी सरकार मास्टर में किसी तरह बची रह जाए। तो एनसीपी को जो तोड़ने का पूरा जो खेला था वो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शिंदे गुट के ऊपर जो तलवार लटक रही है ना 16 विधायकों की, जिसमें एकनाथ शिंदे खुद भी हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार अब उनको 2 हफ्ते में जो स्पीकर को डिसीजन लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो छोड़ दिया था, पर कहाँ आपको पता है बीजेपी की पूंछ ऐसे सीधी होती नहीं है जब तक टाइम बाउंड डंडा नहीं आ जाता। तो इसलिए अब 2 हफ्तों के अंदर ये डिसीजन लेना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस जाते ही आज ही खबर भी हमें देखने को मिली कि जो अजीत पवार है उन्होंने दावा किया है कि अगर शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो डिस्क्वालीफाई हो भी जाते हैं तो भी
हमारी सरकार महाराष्ट्र में बनी हो रहेगी। यानी कि एनसीपी जो अजित पवार की है और बीजेपी जो है, उन दोनों मिलकर अब सरकार कंटिन्यू कर सकते हैं अगर एकनाथ शिंदे गुट बाहर भी हो जाता है। तो ये खेला काफ़ी झमेले वाला है, दिमाग घुमाने वाला है कि एनसीपी को तोड़ा गया है, एनसीपी ने खुद ही इसको पराजित किया है। ये खेल कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये मान लीजिए, अगर एकनाथ शिंदे वाले विधायकों को तोड़कर एक तरफ बैठाया जाता है और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। क्योंकि अजित पवार को पहले ही पता था, मोदी सरकार ने बता दिया था कि स्पीकर ये डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि उनके भी वकील उन्होंने आगे पूछ लिया होगा कि स्पीकर ये नहीं करते हैं तो आगे सुप्रीम कोर्ट भी कर देगा इसको। तो इसीलिए एनसीपी को तोड़ा गया सरकार बनाए रखने के लिए। ये तरीका है। ये जनता जनार्दन के द्वारा दिए गए जन समर्थन का बीजेपी किस तरह से खिलवाड़ कर रही है अपनी एजेंसियों के साथ, ये आप देख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास कितने केसेस पेंडिंग हैं साथियों। आम जनता दर दर की ठोकरें खा रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पता नहीं कितने कितने सालों में जो जीनियन केसेस हैं उनमें न्याय आने में बहुत सारे साल निकल जाते हैं, उम्र निकल जाती है पूरी। जो दोषी हैं वो आखिर में हिम्मत हार जाता है। और ये बीजेपी के नेता इस तरह के काम करके कोर्ट का कितना ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह के ये काम नहीं करते हो। और सारा मुद्दा लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जाता है, चंद्रचूड़ साहब उसको फिर वहाँ से पटकार लगाकर बीजेपी को सीधा करने का काम करते हैं। ये इस देश का लोकतंत्र आज बचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट लगातार कोशिश कर रहा है कि इस देश का लोकतंत्र इस देश की जनता के हक में बना रहे, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश की जनता के मैंडेट का, इस देश की जनता के वोट के अधिकार का भी दुरुपयोग करके पैसों के बल पर और ईडी सीबीआई की धौंस दिखाकर सरकार बनाने में सक्षम होता जा रहा है, चाहे वो गैर कानूनी ही क्यों ना हो। और आज ही थोड़ी देर पहले खबर में पढ़ रहा था कि जो अजित पवार जो एनसीपी के गुट अलग हुआ है शरद पवार से, उनको पोर्टफोलियो वहीं दिए जा रहे हैं जिनको लेकर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। सहकारी समिति जो है और कृषि मंत्रालय जो है, ये इन तमाम चीज़ों को लेकर मोदी साहब खुद कह चुके हैं कि उसमें बड़े बड़े कई हज़ार करोड़ के 70,000 करोड़ तक के इन्होंने घोटाले किए हैं। और उनको अब अपनी पार्टी में मिलाने के बाद वहीं महकमे, वहीं डिपार्टमेंट उनको दिए जा रहे हैं। तो नैतिकता बची कहाँ, लोकतंत्र बचा कहाँ है। छवि असली जिसका मोदी साहब दावा करते हैं कि एक एक भ्रष्टाचारी को मैं जेल के अंदर डालूंगा, सिखाऊंगा, उनको टाइट करना है। और अभी ईडी के निदेशक को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया तो अमित शाह भी किस तरह से बिलबिला रहे थे कि ये मत सोचो कि हम जो है ढीले पड़ गए, कार्रवाई ढीली पड़ जाएगी। तो पूरा खेल आप समझ लीजिए क्या चला आपकी आंखों के सामने है। देश की जनता को अपमान करके भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत के बल पर कि देखिए किसी भी तरह से हम कुर्सी पर तो आ गए, केंद्र में हम हैं, तो हम हटने के लिए तैयार नहीं है। बेशक से जनता हमें हटाने के लिए अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करे। 2024 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। 2 हफ्ते बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उठफेर होने वाला है। महाराष्ट्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि बड़ी संख्या में लगभग 48 के आसपास लोकसभा सीटें हैं, ये निर्णय तय करेंगी 2024 में। इसलिए ये भागे भागे फिर रहे हैं। इसलिए बिहार में अब तेजस्वी यादव के ऊपर चार्जशीट दायर हो रही है। समझिए आप, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार और महाराष्ट्र बड़े राज्य हैं जिनमें ज़्यादा संख्या में लोकसभा की सीटें हैं। और यहाँ सेंध मारने के लिए ये इसलिए छटपटा रहे हैं कि किसी न किसी तरह से पार्टियों को तोड़कर अपने अंदर मिला लिया जाए ताकि कुछ सीटें तो आ जाएँ। अकेले लड़ेंगे तो वो आने वाली नहीं है। 2019 से 2014 वाला खेल अब की बार नहीं होने वाले हैं। जुमलों में देश की जनता नहीं फंसने वाली है। चपेड़े भारतीय जनता पार्टी ने हर तबके को मार रखे। जनता दुखदाई है, कष्ट में है, बदला लेने के लिए तत्पर बैठी है। इसलिए तमाम गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी इस 2024 को चुनाव को जीतना चाहती है। निर्णय देश की जनता के हाथ में है, देखा जाएगा। तस्वीर बहुत ही निर्णायक होने वाली है। नमस्कार।